शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी थी, पर अनन्या वर्मा के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। अनन्या तेज नजर, शांत आवाज और लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाली महिला, पेशे से वकील थी। पिता रिटायर्ड शिक्षक, माँ गृहिणी और छोटा भाई आदित्य सब उसे अपने अपने ढंग से समझते थे, पर कोई नहीं जानता था कि अनन्या के भीतर कितनी परतें छुपी हैं। उस दिन अनन्या अदालत जाने की तैयारी में थी, तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। शहर में अवैध जमीन अधिग्रहण घोटाला, पुलिस जांच तेज। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखा उसने अनन्या के हाथ रोक दिए। इंस्पेक्टर जनरल राघव प्रताप सिंह, वही व्यक्ति जो शहर में कानून का चेहरा माना जाता था, और वही जो अनन्या का सीनियर सुपरवाइजर भी था, क्योंकि अनन्या पुलिस सुधार से जुड़े मामलों में बतौर स्पेशल लीगल कंसल्टेंट काम करती थी। घर के भीतर रिश्तों की आंच अलग ही थी। माँ की तबीयत खराब रहती थी, दवाइयों का खर्च बढ़ रहा था, पिता की पेंशन कम थी, आदित्य बेरोजगारी से जूझ रहा था। इन्हीं हालातों में अनन्या पर दबाव था, समझौते करने का, आंखें मूंद लेने का, पर वह जानती थी अगर वह झुकी तो कई परिवार टूटेंगे। अदालत में उस दिन अनन्या के साथ दुर्व्यवहार हुआ। राघव सिंह ने खुले कोर्ट में उसकी दलील काटते हुए तंज कसा, मैडम कानून किताबों में अच्छा लगता है, जमीन पर नहीं। हंसी गूंजी। अनन्या की आंखें झुकी नहीं, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जमीन पर ही सच्चाई दफन की जाती है। सर शाम को अनन्या को एक अनजान कॉल आया। आवाज कांप रही थी, मैडम मेरी बेटी को जबरन घर से निकाला गया, दस्तावेज फर्जी हैं, इंस्पेक्टर साहब का नाम मत लीजिए, जान से मार देंगे। कॉल कट गई। अनन्या की उंगलियां सख्त हो गईं। उसने तय कर लिया यह केस सिर्फ पेशा नहीं कर्तव्य है। रात को वह पुराने रिकॉर्ड्स खंगालती रही। जमीन अधिग्रहण, शेल कंपनियां, राजनीतिक चंदा, सब एक ही धागे से बंधा था। हर जगह राघव सिंह की छाया थी, पर सबूत चाहिए थे, कागजी नहीं, जिंदा। अगले दिन अनन्या को ऑफिस में बुलाया गया। बंद कमरे में राघव सिंह बैठे थे। मुस्कान नकली थी। अनन्या परिवार की चिंता करो, ये केस छोड़ दो, तुम्हारे भाई के लिए नौकरी, माँ के इलाज का इंतजाम, सब हो जाएगा। यह सत्ता का दुरुपयोग था, नंगा बेहिचक। अनन्या ने धीरे से फाइल बंद की। तर्क मेरा परिवार मुझे सिखाता है कि भीख नहीं हक मांगा जाता है। वह उठी और निकल गई। बाहर उसकी सहयोगी वकील समीरा ने फुसफुसाकर कहा, तुम जानती हो तुम किससे टकरा रही हो? अनन्या ने पहली बार एक रहस्य उजागर किया। हाँ, और यह भी कि मैं सिर्फ वकील नहीं हूँ। घर लौटकर उसने अलमारी खोली। भीतर एक पुराना आईडी कार्ड रखा था, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS अनन्या वर्मा। परिवार की आंखें फैल गईं। तुमने बताया क्यों नहीं? पिता की आवाज कांप रही थी। अनन्या बोली, क्योंकि इस लड़ाई में नाम नहीं, नियत चाहिए। रात के सन्नाटे में शहर के एक कोने में बुलडोजर चले। एक परिवार बेघर हुआ। दूर कहीं अनन्या की कार रुकी। उसने फोन उठाया, वारंट तैयार रखिए, कल सुबह गिरफ्तारी होगी। अगली सुबह जब पुलिस मुख्यालय पहुंची तो पहला आदेश किसके नाम से निकला? अनन्या के या उसी इंस्पेक्टर जनरल के? और क्या अनन्या का सच उसे बचाएगा या परिवार को खतरे में डालेगा? सुबह का सूरज शहर पर चढ़ चुका था, लेकिन पुलिस मुख्यालय के भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। अनन्या वर्मा अपनी कार से उतरी। इस बार वह सिर्फ वकील नहीं थी, उसके भीतर की प्रशासनिक अधिकारी जाग चुकी थी। चेहरे पर वही शांति, लेकिन आंखों में अब संकोच नहीं, साफ निर्णय था। मुख्यालय के गलियारों में फुसफुसाहटें थीं। सुना है आज कोई बड़ा आदेश आने वाला है, किसी बड़े अफसर की कुर्सी हिलने वाली है। अनन्या सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ी। भीतर पहले से ही कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही वह अंदर आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। तभी दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर जनरल राघव प्रताप सिंह अंदर दाखिल हुए। छाती तनी हुई, चेहरे पर सत्ता का घमंड। तो मैडम वकील आज भी आई हैं? राघव ने व्यंग्य किया। अनन्या ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, आज मैं एक शिकायतकर्ता के अधिकार के साथ आई हूँ। मीटिंग शुरू हुई। जमीन घोटाले पर चर्चा होते होते राघव ने पूरा मामला तकनीकी गड़बड़ी बताकर बंद करने का प्रस्ताव रखा। तभी अनन्या खड़ी हुई। उसने एक एक कर दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स सामने रख दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सब गैरकानूनी है, एक अधिकारी ने धीमे से कहा। राघव की आवाज ऊंची हो गई, आप सब भूल रहे हैं मैं कौन हूँ? यहीं से दुर्व्यवहार की हद पार हुई। राघव ने अनन्या पर निजी आरोप लगाए, उसकी नीयत, उसका चरित्र, यहाँ तक कि उसके परिवार तक को घसीटा। महिलाएं जब सत्ता के पास आती हैं, तो सीमाएं भूल जाती हैं, उसने कहा। अनन्या का चेहरा लाल नहीं हुआ, वह स्थिर रही। सीमाएं सत्ता भूलती है सर, और कानून उसे याद दिलाता है। मीटिंग स्थगित कर दी गई। बाहर निकलते ही अनन्या को खबर मिली, आदित्य को थाने
में ले जाया गया है। आरोप नकली ड्रग्स केस। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सीधा हमला था परिवार पर। थाने पहुंची तो आदित्य डरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने ताना मारा, मैडम केस वापस ले लीजिए वरना भाई यहीं रहेगा। यह सत्ता का खुला दुरुपयोग था। अनन्या ने पहली बार अपना परिचय आधिकारिक तौर पर दिया। उसने जेब से आईडी निकाली, IS अनन्या वर्मा। थाने में खलबली मच गई। कॉल ऊपर तक गया। आधे घंटे में आदित्य रिहा हुआ, पर अनन्या जानती थी यह सिर्फ शुरुआत है। घर लौटी तो माँ रो रही थी। पिता चुप थे। बेटी क्या ये लड़ाई जरूरी है? अनन्या ने माँ का हाथ पकड़ा। अगर आज चुप रही तो कल कोई और माँ रोएगी। उधर राघव सिंह का गुस्सा बेकाबू था। उसने अपने राजनीतिक संपर्कों को फोन घुमाए। मंत्री देवेंद्र चौहान का नाम सामने आया, घोटाले का असली संरक्षक। आदेश साफ था, अनन्या को डराओ, तोड़ो या बदनाम करो। रात को अनन्या को एक पेन ड्राइव मिली, दरवाजे के नीचे सरकाई गई। भीतर वीडियो था, बुलडोजर कार्रवाई के असली आदेश, मंत्री और राघव की बातचीत और एक नाम, ऑपरेशन नीला। अनन्या ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ केस नहीं था, यह पूरा सिस्टम हिलाने वाला सच था। क्या ऑपरेशन नीला अनन्या को न्याय तक पहुंचाएगा या उसे सत्ता की सबसे खतरनाक साजिश में फंसा देगा? और मंत्री चौहान अब क्या अगला वार करेगा? रात के सन्नाटे में अनन्या अपने कमरे में बैठी पेन ड्राइव को बार बार देख रही थी। स्क्रीन पर चलता वीडियो बार बार वही सच उगल रहा था। मंत्री देवेंद्र चौहान, इंस्पेक्टर जनरल राघव सिंह और कुछ बड़े बिल्डरों की बातचीत, अवैध जमीन कब्जा, फर्जी मुआवजा और जो विरोध करे उस पर केस या बुलडोजर। फाइल का नाम था ऑपरेशन नीला। सुबह होते ही अनन्या ने अपनी विश्वस्त सहयोगी समीरा और एक ईमानदार पुलिस अधिकारी SP कबीर खान को बुलाया। तीनों ने मिलकर रणनीति बनाई। अनन्या जानती थी कि सीधे वार करने से पहले सुरक्षा चाहिए, सबूतों की, परिवार की और अपनी भी। लेकिन सत्ता चुप नहीं बैठी। दोपहर तक सोशल मीडिया पर अनन्या के खिलाफ झूठी खबरें फैलने लगी। अभी विदेशी फंडिंग का आरोप, अभी चरित्र पर सवाल। न्यूज चैनलों पर बहसें चल पड़ी। यह एक महिला अफसर सिस्टम को बदनाम कर रही है। यह चरित्र हनन था, सुनियोजित और खतरनाक। घर में माहौल भारी था। आदित्य बोला, दीदी मेरी वजह से पीछे हट जाओ। अनन्या ने सख्ती से कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से ही आगे बढ़ूंगी। ये लड़ाई हर उस परिवार की है जिसे डराकर चुप कराया गया। उधर मंत्री चौहान ने राघव को बुलाया। गुस्से में आदेश मिला, ऑपरेशन नीला लीक हो गया है। अनन्या को किसी भी तरह रोको, ट्रांसफर, सस्पेंशन या एक्सीडेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राघव के चेहरे पर पसीना था, पर उसने सिर हिला दिया। शाम को अनन्या की गाड़ी का पीछा किया गया। एक सुनसान मोड़ पर अचानक ब्रेक हुए। किस्मत से SP कबीर की टीम पीछे थी, पर टल गई। पर संदेश साफ था, चेतावनी। अब अनन्या ने फैसला किया, चुप नहीं, सार्वजनिक वार। उसने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, साथ ही सीलबंद सबूत न्यायाधीश को सौंपे। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई तय की और राघव सिंह से जवाब मांगा। कोर्ट के बाहर राघव ने अनन्या को रोका। पहली बार उसकी आवाज में घमंड नहीं, डर था। तुम नहीं जानती ये लोग कितने ताकतवर हैं। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ, इसलिए ही तो खड़ी हूँ। उसी रात एक और झटका लगा। अनन्या के पिता को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल के बाहर मंत्री का आदमी आकर बोला, केस वापस लो, इलाज की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। यह मानवता पर हमला था। अनन्या अंदर गई, पिता का हाथ थामा। कमजोर आवाज में पिता बोले, बेटी सच मत छोड़ना। उन शब्दों ने अनन्या को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। अगले दिन कोर्ट में बम फूटा। अनन्या ने ऑपरेशन नीला का हिस्सा मीडिया के सामने रखने की अनुमति मांगी। जज ने सीमित अनुमति दी। जैसे ही वीडियो चला, कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। राघव की नजरें झुक गईं। जज का आदेश आया, राघव प्रताप सिंह को पद से हटाकर जांच एजेंसी के हवाले किया जाए। यह अनन्या की शॉकिंग कमबैक थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट खत्म हुआ, एक खबर आई, मंत्री देवेंद्र चौहान फरार हो चुका था। मंत्री के भागने के पीछे कौन है? क्या राघव अब सच्चाई बताएगा या बदला लेगा? अनन्या की लड़ाई क्या अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? मंत्री देवेंद्र चौहान के फरार होने की खबर ने पूरे राज्य में भूचाल ला दिया। न्यूज चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा था, अनन्या वर्मा। कोई उसे ईमानदारी की मिसाल बता रहा था, तो कोई सिस्टम तोड़ने वाली महिला कहकर निशाना बना रहा था। सच के साथ चलना आसान नहीं होता और अनन्या अब इसकी कीमत चुका रही थी। सरकार ने अनन्या को अस्थायी रूप से एक संवेदनशील प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंप दी,
जैसे सम्मान पर असल में निगरानी। हर फाइल, हर फोन कॉल पर नजर थी। सत्ता उसे करीब रखकर काबू में रखना चाहती थी। उधर राघव सिंह को विशेष जांच एजेंसी के सुरक्षित परिसर में रखा गया। वह अब इंस्पेक्टर जनरल नहीं, एक आरोपी था, लेकिन सत्ता के गलियारों में उसके पुराने रिश्ते अब भी जिंदा थे। उससे मिलने के लिए अनन्या को विशेष अनुमति मिली। सामने बैठा राघव बदला हुआ लग रहा था, थका हुआ, पर आंखों में चालाकी अब भी बाकी थी। तो जीत गई आप, उसने व्यंग्य किया। अनन्या ने सीधे कहा, मैं नहीं, कानून। राघव हंसा, फिर अचानक बोला, मंत्री अकेला नहीं है। अगर मैं सब बता दूं तो आधी सरकार गिर जाएगी। अनन्या ने रिकॉर्डर ऑन किया। तो बताइए। राघव ने सौदे की कोशिश की। मुझे बचाओ, मैं सच दूंगा। अनन्या ने साफ इनकार किया। सच सौदे में नहीं आता। यहीं से राघव ने एक नाम लिया, शक्ति ग्रुप। बड़े उद्योगपति, चुनावी फंडिंग, मीडिया नियंत्रण, तब उसी नाम से जुड़ा था। अनन्या समझ गई कि मंत्री का फरार होना कोई संयोग नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा है। इसी बीच परिवार पर दबाव बढ़ता गया। माँ की दवाइयाँ अचानक बाजार से गायब होने लगी। अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। यह सत्ता का नया हथकंडा था, धीमी सजा। अनन्या टूटने लगी थी, पर बाहर नहीं दिखाया। उसने अपने प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग कर दवाओं की कालाबाजारी पर छापा डलवाया। कई बड़े नाम सामने आए। मीडिया ने इसे सत्ता का दुरुपयोग कहा, पर अनन्या के पास दस्तावेज थे, सब वैध। एक दिन अचानक आदित्य को नौकरी का ऑफर मिला, बड़ी कंपनी से। अनन्या ने तुरंत मना कर दिया। ये रिश्वत है, उसने कहा। आदित्य चुप रहा, फिर बोला, दीदी आप सही हैं। उधर एसपी कबीर ने खबर दी, मंत्री चौहान देश छोड़ने की तैयारी में है। पासपोर्ट और प्राइवेट जेट का इंतजाम हो चुका था। समय कम था। अनन्या ने रातों रात एक फाइल तैयार की, राघव का इकबालिया बयान, शक्ति ग्रुप के बैंक रिकॉर्ड और मंत्री की लोकेशन। यह सब उसने सीधे केंद्र की एजेंसी को भेज दिया। सुबह होते होते खबर आई, मंत्री देवेंद्र चौहान को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। शहर में तालियां नहीं बजी, पर उम्मीद जगी। लेकिन उसी दिन अनन्या को नोटिस मिला, विभागीय जांच, आरोप, अधिकारों का अतिप्रयोग। यह सत्ता का आखिरी दाव था। रात को अनन्या अकेली छत पर खड़ी थी। पिता की हालत फिर थी। माँ ने कहा, जो सही है वही कर। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। सच की कीमत देनी पड़ती है। फोन बजा। एसपी कबीर की आवाज कांप रही थी, मैडम, शक्ति ग्रुप ने कोर्ट से स्टे ले लिया है और राघव सिंह जेल में मारा गया। अनन्या सन्न रह गई। राघव की मौत आत्महत्या थी या हत्या? शक्ति ग्रुप अब क्या चाल चलेगा? और क्या विभागीय जांच अनन्या को रोक पाएगी, या वह आखिरी वार के लिए तैयार है? राघव सिंह की मौत ने पूरे तंत्र को हिला दिया। आधिकारिक बयान आया, आत्महत्या, लेकिन अनन्या जानती थी यह सच नहीं था। राघव डरपोक नहीं था, वह सौदेबाज था, और सौदेबाज मरता नहीं, मार दिया जाता है। विभागीय जांच की तलवार अनन्या के सिर पर लटक रही थी। आरोपों की भाषा शालीन थी, मंशा घातक। उसी दिन शक्ति ग्रुप के वकीलों ने मीडिया में बयान दिया, अनन्या वर्मा ने अधिकारों का दुरुपयोग कर उद्योग जगत को बदनाम किया है। न्यूज चैनलों पर बहसें फिर शुरू हो गयी, लेकिन इस बार जनता चुप नहीं थी। बेघर हुए परिवार, नकली केसों में फंसाए गए युवक, सब सामने आने लगे। अनन्या ने आखिरी दाव चलने का फैसला किया, कानून के भीतर, पर पूरी ताकत से। उसने केंद्र की जांच एजेंसी को राघव की मौत से पहले का सुरक्षित बैकअप सौंपा। एक वीडियो बयान। वीडियो में राघव साफ कह रहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार शक्ति ग्रुप और उसके राजनीतिक संरक्षक होंगे। साथ में थे जेल के भीतर की कॉल रिकॉर्डिंग्स और विजिटर लॉग। हाई कोर्ट में विशेष सुनवाई हुई। शक्ति ग्रुप के स्टे को चुनौती दी गई। अनन्या ने तथ्यों से बात की, भावनाओं से नहीं। जज ने तीखे शब्दों में कहा, कानून उद्योग या सत्ता का बंधक नहीं हो सकता। स्टे खारिज हुआ। सीबीआई जांच के आदेश जारी हुए। उधर विभागीय जांच में अनन्या से सवाल पर सवाल हुए। उसने हर फाइल, हर आदेश का आधार दिखाया। एक पल ऐसा आया जब चेयरमैन ने पूछा, आपने इतनी जोखिम क्यों ली? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि डर के साथ लिया गया फैसला अपराध बन जाता है। निर्णय आया, अनन्या वर्मा क्लीन चिट। उल्टा उसे जमीन अधिग्रहण सुधारों के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का नेतृत्व सौंपा गया। यह पद नहीं था, जिम्मेदारी थी। शक्ति ग्रुप के ठिकानों पर छापे पड़े, खातों को सील किया गया। मंत्री देवेंद्र चौहान की जमानत रद्द हुई। कई अफसर निलंबित हुए। सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, पर दरार पड़ चुकी थी। घर में पहली बार लंबे समय बाद सुकून था। पिता अस्पताल से लौट आए। माँ ने अनन्या के माथे पर हाथ रखा। तुमने हमें बचा लिया। अनन्या मुस्कुराई। नहीं माँ, हमने सच को बचाया। आदित्य को नौकरी मिली, इस बार मेहनत के दम पर। उसने कहा, दीदी अब मुझे डर नहीं लगता।
अनन्या ने जवाब दिया, डर रहेगा, बस फैसला सही होना चाहिए। अंतिम दृश्य में अनन्या एक गांव में खड़ी थी जहां पहले बुलडोजर चला था। अब वही जमीन कानूनी दस्तावेजों के साथ असली मालिकों को लौटाई जा रही थी। एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुमने हमें फिर से घर दिया। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। उसने कोई जीत का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि वह जानती थी यह अंत नहीं, शुरुआत है। सत्ता तब तक अंधी रहती है जब तक उसे सच का आईना न दिखाया जाए। ईमानदारी अकेली पड़ सकती है पर हारती नहीं। अगर नियत साफ हो और कानून साथ हो तो एक व्यक्ति भी पूरे तंत्र को बदलने की शुरुआत कर सकता है।